Assalamualaikum to you all and welcome back. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail. I hope that you will be all as British and good as morning flowers. Dear students, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ फार्माकोलॉजी दैट इज़ एंटी डायबिटिक ड्रग्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा एंड आई एम फुली कन्विंस कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको एंटी डायबिटिक ड्रग्स के हवाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट विल बी एबल टू, इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने के बाद आई होप कि आप सब हजरात इस काबिल हो जाएंगे। डिफाइन डिजीज़ प्रोसेस ऑफ डायबिटिस मेलिटस, के डायबिटिस मेलिटस किस तरह से डेवलप होता है, उस डिजीज़ प्रोसेस को आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट्स विद देयर मोड ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड केयर। एंटी डायबिटिक जितने भी हमारे पास एजेंट्स हैं, इंसुलिन हो गया या ओरल जितने भी एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं, उन सब के मोड ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड केयर को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। टू क्लासीफाई द टाइप ऑफ इंसुलिन विद इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग एफिकेसी, साइड इफेक्ट एंड टाइम ऑफ ऑनसेट। इसके साथ साथ इंसुलिन के जितने भी टाइप्स है, उसके मोड ऑफ एक्शन, उसके साइड इफेक्ट एंड उसके टाइम ऑफ ऑनसेट जो है, मोड ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ ऑनसेट एंड साइड इफेक्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स विद इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट। Discuss the hyperglycemic agent with its mechanism of action, indication, side effect and nursing care. अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशन एंड पेशेंट टीचिंग टू डायबिटिक पेशेंट, या जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है, सो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होने चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि उस पेशेंट को हम क्या टीच कर सकते हैं, वो किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे, अपने डाइट को चेंज करे। तो ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले डायबिटिस मेलिटस, के डायबिटिस मेलिटस एक्चुअली होता क्या है। सो डायबिटिस मेलिटस शॉर्ट फॉर्म डीएम, डायबिटिस मेलिटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू द एब्सोल्यूट और रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन। अच्छा जी, डायबिटिस मेलिटस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता क्या है, तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल जब एलिवेटेड हो जाए, यानी इट्स मीन दैट कि जब हमारे पास ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाए या ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटिस मेलिटस बोलते हैं। अब इंक्रीज़ होने की कुछ वजूहात होंगे, तो या तो एब्सोल्यूट या रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन, जब भी हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो क्या होंगे, या तो बिल्कुल सिक्रीट ही नहीं होंगे, या इंसुलिन की अमाउंट में कुछ कमी आएगी। और जब इंसुलिन या तो बिल्कुल सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं या इंसुलिन में कुछ डिफिशिएंसी आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, और जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, एंड इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायबिटिस मेलिटस। इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम deficient glucose metabolism as caused by insufficient insulin secretion from the beta cell। अब याद रखिएगा कि डायबिटिस मेलिटस हमारे पास एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि किस वजह से होता है, ग्लूकोज की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से। अब इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। देखिए, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, लाइक ग्लूकोज, लाइक कैल्शियम, सोडियम, तो इन सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए एक बैलेंस स्टेट में मेंटेन रहना कंपलसरी होता है, तो उनकी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। उसको एक बैलेंस स्टेट में रखे जाने के लिए इन सब जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होती है। अब अगर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो इट्स मीन दैट कि जो ग्लूकोज होगा वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा बॉडी, और न करने की वजह क्या होगी, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ना होने का क्या वजह होगा,
उसकी वजह बनेगी इंसुलिन की डिफिशिएंसी। कि जब भी बॉडी के अंदर इंसुलिन की डिफिशिएंसी आएगी तो हमारे बॉडी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी दैट इज ग्लूकोज, उसकी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलेटस। याद रखिएगा कि जितने भी हमारे ग्लैंड्स या जितने भी हमारे बॉडी के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको मेटाबलाइज करने के लिए हमारे स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, लाइक पैनक्रियाज, लाइक थायराइड ग्लैंड, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, लाइक सम ऑफ द अदर ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड। तो इनसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल मैसेंजर सिक्रीट होते हैं जो कि इन एसेंशियल कंपोनेंट को लाइक कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज एट्सेट्रा इनकी मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है। तो अगर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करने के लिए इंसुलिन जो है वो कंपलसरी है। अब अगर इंसुलिन में इनसफिशिएंसी आ जाती है, इंसुलिन जो है प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है बीटा सेल से, या इंसुलिन को के रेजिस्टेंस सेल शो कर रहा है इंसुलिन को, तो इस कंडीशन में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलेटस। डायबिटीज मेलेटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3P। अब डायबिटीज मेलेटस जो है उसकी साइन एंड सिम्टम्स को हम 3P से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द 3P स्टैंड फॉर पुलीयूरिया। जितने भी डायबिटिक्स पेशेंट होंगे उनको पुलीयूरिया होगा, यानी यूरिन ज़्यादा आएगा। पुलीडेप्सिया, उनको प्यास ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन एज पुलीफेजिया, एंड वह उनको भूख ज़्यादा लगेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन के द 3P ऑफ diabetes mellitus stand for polyuria, polydipsia and polyphagia. Types of diabetes mellitus. There are 4 main types of diabetes mellitus. diabetes mellitus के कितने types होते हैं? 4 main types होते हैं. The first one is type 1 diabetes mellitus. अब type 1 diabetes mellitus में क्या होता है, type 2 में क्या होता है, type 3 में क्या होता है, and type 4 diabetes mellitus क्या होता है, एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे। type 1 diabetes mellitus, अच्छा जी, 10 to 12% also called insulin dependent diabetes mellitus or juvenile onset diabetes। अब हमारे बॉडी के अंदर अगर 100% में से हम 100 बंदों में से ले लें तो उनमें से 10 to 12% को जो डायबिटीज़ होता है 100% पर्सनस में से, तो वो कौन से डायबिटीज़ होते हैं? ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून जो है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एज यू नो ऑल, कि हमारे बॉडी के अपने सेल्स पर एंटीबॉडीज़ अटैक करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, और वह एंटीबॉडीज़ आकर हमारे पैनक्रियास के ऊपर जो आइसलेट ऑफ लिंगरहांस के ऊपर जो बीटा सेल होते हैं जहां से इंसुलिन सिक्रीट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से बीटा सेल की डिस्ट्रैक्शन हो जाती है तो वहां से इंसुलिन बिल्कुल सिक्रीट नहीं होगा। जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमें आउटसाइड से इंसुलिन को लेना पड़ेगा ताकि ग्लूकोज की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो पाए, एंड सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस। और इसको एक दूसरा नाम भी बोलता है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। देखिए, जुवेनाइल को लैटिन वर्ड से लिया गया है एंड जुवेनाइल एंड लैटिन स्टैंड फॉर यंग और यूथ। सो ये जो डायबिटीज़ होता है टाइप 1 डायबिटीज़, ये ज़्यादातर यंग एज में होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़। एंड जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़, जुवेनाइल का वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, इट स्टैंड फॉर यंग और यूथ। काजिज क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ की? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? 85% to 90% आल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब 85 to 90% जो डायबिटीज़ होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। एडल्ट अनसेट आर मैच्योरिटी अनसेट डायबिटीज़, जो कि ओल्ड एज में होता है,
आफ्टर द 18 एज होता है, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ एज वेल। काजिज़ क्या है इसकी? रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन। देखिए अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है हमारे बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होते हैं, सो उस कंडीशन में हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन कुछ ना कुछ उसकी सिक्रीशन में भी कमी आ जाती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काज उसका होता है क्या होता है कि इंसुलिन को रेजिस्टेंस शो हो रहा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन। जब इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट हो जाते हैं तो वो जाके सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स, उस पर बाइंड हो जाते हैं, वहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो अब ये जो है इंसुलिन को ये सेल जो है रिजेक्शन शो करेगी, रेजिस्टेंस शो करेगी उस प्रॉपर जहाँ पर जाके अटैच होना था इंसुलिन पर, उस रिसेप्टर पे प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स द मेन काज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। और जब वहाँ इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो रहा है इंसुलिन, सो इट्स मीन दैट कि वहाँ पर जो इंसुलिन का फंक्शन है, अभी इंसुलिन अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा सो इट्स मीन दैट कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म यहाँ एक मरतबा फिर से नहीं हो पाएगा। एंड जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है तो ब्लड के अंदर अगेन क्या होगा? अगेन इंसुलिन या शुगर की जो लेवल है वो इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर, एंड दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। एंड विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस? टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। एंड बीटा सेल नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन, और इसमें जो बीटा सेल है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होते हैं बट जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है उतना सिक्रीट नहीं हो रहा है, एंड द सेकंड वन इज के रेजिस्टेंस शो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 3 एज गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये एक टेम्परेरी कंडीशन होता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि मदर की ब्लड में क्या होता है, शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी वो जो है दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में चला आता है, जो कि एक टेम्परेरी कंडीशन होता है। एंड सेकेंडरी डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होते हैं जो कि किसी मेडिकेशन की वजह से या कोई इंटरनल हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर काज होता है डायबिटीज मेलिटस। सो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस। अब यहाँ इस चार्ट में आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये एक हमारे पास हेल्थी पेनक्रियाज है, द फर्स्ट वन इज, ये हमारे पास क्या है? हेल्थी पेनक्रियाज है। अब जब हेल्थी पेनक्रियाज है तो हेल्थी पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है। ये इंसुलिन सिक्रीट होके हमारे बॉडी के सेल के पास जाता है। जब ये सेल के पास पहुंच जाते हैं तो सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये इंसुलिन रिसेप्टर जो है ये इंसुलिन को अपने साथ बाइंड कर देते हैं। इंसुलिन आके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, और जब इंसुलिन आकर इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और जब अंदर जाएंगे तो इसकी मेटाबॉलिज्म होगी और हमारी बॉडी इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगी। जबकि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हमें हुआ है तो टाइप 1 डायबिटीज़ में यहाँ पर रिसेप्टर भी मौजूद है, यहाँ पर रिसेप्टर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बट जो हमारे पेनक्रियास के जो सेल्स है, यहाँ पर आप देखिए ये जो पेनक्रियास के सेल है, हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है। जब सिक्रीट नहीं हो रहा है तो आगे जाकर बाइंड किस तरह से होगा? सो इट्स मीन दैट कि हमारे बॉडी जो है अब ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, एंड ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, एंड दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज, बिकॉज यहाँ पर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हुई है, इंसुलिन बिल्कुल सिक्रीट ही नहीं होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आपकी बीटा सेल जो है पेनक्रियास के, वहां से इंसुलिन सिक्रीट हो गया, बट ये इंसुलिन आगे जाकर यहाँ पर जो इंसुलिन रिसेप्टर है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इनके साथ बाइंड नहीं होता है। जब यहाँ पर बाइंड ही नहीं होगा इंसुलिन रिसेप्टर के साथ इंसुलिन, तो इट्स मीन दैट
कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगा, और जब सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा इट्स मीन दैट कि इन ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस टाइप 2. Now, ADA criteria for diagnosis of diabetes mellitus are type 2, 2010 updated. अच्छा, ADA criteria अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये क्राइटेरिया है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट उन्होंने दिए हुए हैं कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना इन्हांस कर जाए तो हम उस पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट कह सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज FPG, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जब हम सुबह सुबह उठते हैं और हमने कुछ नहीं खाया होता है, अगर उस टाइम हम ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को चेक करते हैं तो अगर हमें डायबिटीज मेलिटस नहीं हुआ है, हम प्री डायबिटिक है, तो इट्स मीन दैट कि 100 to 125 mg/dl होगा ग्लूकोज का लेवल. एंड डायबिटिक जो पेशेंट है वो 126 ml/dl से एबाव होगा, या हम प्री डायबिटिक में 5.6 मिलीमोल पर लीटर टू 6.9 मिलीमोल पर लीटर तक होगा. अगर इससे एबाव होगा तो इट्स मीन दैट के पेशेंट जो है वो डायबिटिक है. एंड OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को ओरली क्या देते हैं, इंसुलिन दे देते हैं, यानी 75 ग्राम लोड कर देते हैं ग्लूकोज को. ओरली हम पेशेंट को क्या देते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं, एंड उस ग्लूकोज को देने के बाद जितना भी हमने ग्लूकोज दे दिया, लेट सपोज हमने 75 ग्राम ग्लूकोज दे दिया, तो आफ्टर सम टाइम हम उसकी ग्लूकोज टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यार हमने जितना ग्लूकोज दिया था उसमें से उस ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो कम हो गया या नहीं, बॉडी ने उसको यूटिलाइज कर दिया या नहीं. अगर यूटिलाइज किया हुआ है सो इट्स मीन दैट के पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं है. हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि यूटिलाइज हो गया, एंड बीटा सेल से इंसुलिन भी सीक्रेट हो रहा है. बट अगर यूटिलाइज नहीं कर रहा है, उससे भी अबाव का ग्लूकोज लेवल शो हो रहा है टेस्ट में, सो इट्स मीन दैट के पेशेंट को डायबिटीज़ है. यहाँ पर वैल्यू दिए हुए हैं आप लोगों के 140 mg/dl टू 199 mg/dl आएगा, और 7.8 मिलीमोल पर लीटर टू 11 मिलीमोल पर लीटर तक, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू. एंड अगर 200 mg/dl से ऊपर होगा सो इट्स मीन दैट के पेशेंट डायबिटिक है. A1C, अच्छा HbA1c भी इसको कहा जाता है. HbA1c जो है ये हमारे पास भी टेस्ट होता है, किस चीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए. डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम HbA1c या A1c टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें 3 मंथ्स का डेटा जो है वो शो होता है. और ये जो डेटा शो होता है ग्लूकोज का, ये हमेशा परसेंटेज में शो होता है. याद रखिएगा कि A1c टेस्ट का जो डेटा शो होता है, जो वैल्यू शो होता है, वो हमेशा परसेंटेज में शो होता है. सो उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 3 मंथ्स का ये रिकॉर्ड शो कर देता है, ये भी याद रखिएगा. 5.7% to 6.4%, so it's mean that के the person is pre-diabetic. और 6.5% से above हो जाए so it's mean that के पेशेंट जो है वो डायबिटिक है. अच्छा, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. नीचे ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस दिए हुए हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ADA स्टैंड फॉर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, MCQs आ सकता है. FPG स्टैंड फॉर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम एक्सप्लेन कर गए, एंड आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे. एंड GDM स्टैंड फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस. So now we are going toward the main topic, that is anti-diabetic or hypoglycemic drug. अच्छा जी, एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी बोलते हैं. हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स क्यों बोलते हैं, देखिए डायबिटिक्स में क्या हुआ, डायबिटिक में ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं. उस हाइपरग्लाइसीमिया को अभी हमने कम करना है, हाइपो कंडीशन में लाना है. सो द ड्रग इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग और एंटी डायबिटिक ड्रग्स. नाउ एंटी डायबिटिक ड्रग्स,
एन एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एज यूज टू ट्रीट डायबिटीज मेलेटस। अब एंटी डायबिटिक ड्रग्स या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जितने भी होते हैं उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? टू ट्रीट द डायबिटीज मेलेटस। सो याद रखिएगा कि anti-diabetic drugs are also called hypoglycemic drugs and it is used to treat diabetes mellitus. The medication usually work by lowering the glucose level and the blood. और इन मेडिकेशन का काम क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल इंक्रीज हुआ है, जो हम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में चले गए हैं, उसको डाउन करके हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में लाना. There are different types of anti-diabetic drugs and their use depend on the nature of the diabetes, age and situation of the person as well as other factors. अच्छा जी, अब हमारे पास एंटी डायबिटिक्स जो ड्रग्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप से, बहुत सारे टाइप से एंटी डायबिटिक ड्रग्स के, जो कि हम आगे जाकर एक एक को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. बट उसका जो यूज़ होता है वो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ पर डिपेंड करता है कि यार कौन सी किस टाइप की डायबिटीज़ हुआ है पेशेंट को. तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डायबिटीज़ हम किसी एक एजेंट को यूज़ करते हैं, या उसके साथ साथ सिचुएशन को भी हम देखते हैं एंड एज को भी देखते हैं पेशेंट के. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डायबिटीज़ हम उस एक एक एजेंट को अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर. सो आगे जाकर हम स्टडी करेंगे कि किस टाइप के डायबिटीज़ में, कौन से एज में और कौन से सिचुएशन में हम किस टाइप के एंटी डायबिटिक एजेंट को यूज़ करते हैं. एंटी डायबिटिक एजेंट में फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? इंसुलिन. And the second one is oral anti-diabetic agent including sulfonylureas फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन. अच्छा जी, अब जो हमारे पास एंटी डायबिटिक एजेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन कौन सा है? इंसुलिन. आगे जाकर इंसुलिन को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे. द सेकंड वन इज ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स. ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स में हमारे पास 2 एजेंट्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज सल्फोनाल्यूरियाज, और फिर सल्फोनाल्यूरियाज के भी 2 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन. आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे. एंड द थर्ड वन इज नॉन सल्फोनाल्यूरियाज. एंड नॉन सल्फोनाल्यूरियाज में फिर हमारे पास कौन कौन से एजेंट्स आते हैं? बिगोनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एंड thiazolidine डायोन्स एंड मेग्लेटिनाइड्स. ये जितने भी हमारे पास एजेंट्स है, आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे. द फर्स्ट वन इज इंसुलिन. Insulin is a hormone produced by the pancreatic beta cell of the islets of Langerhans. It is released into the circulation when the level of glucose around the cell arises. Increased circulation through the body and acts with specific insulin receptor site to stimulate the transport of glucose and to cell to be used for energy. अब देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के जो अंदर जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के आइसलेट ऑफ लैंगरहांस के अंदर जो बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ से सिक्रीट होता है इंसुलिन. एंड वो इंसुलिन जाके जो सेल के अराउंड क्या होते हैं, ग्लूकोज जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कर देता है. एंड देन ताकि उस ग्लूकोज को जो है हम अपने एनर्जी के लिए क्या करें, यूज़ कर सके. ये नॉर्मल कंडीशन में होता है. बट अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वहाँ पर इंसुलिन नहीं होगा, फिर हमें आउटसाइड से इंसुलिन लेना पड़ेगा. एंड फिर इंसुलिन के 2 टाइप्स होंगे, एंडोजीनियस इंसुलिन एंड एक्सोजीनियस इंसुलिन. कॉमन सी बात है, एंडोमीन इनसाइड द बॉडी एंड एक्सोमीन आउटसाइड द बॉडी. जो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली जो हमारे बॉडी की पेनक्रियास सेल से जो इंसुलिन सिक्रीट होता है, सो दैट्स इंसुलिन इज कॉल्ड एंडोजीनियस इंसुलिन. एंड एक्सोजीनियस इंसुलिन, अगर हमारे बॉडी के अंदर बीटा सेल की डिस्ट्रैक्शन हो जाती है एंड आफ्टर द बीटा सेल डिस्ट्रैक्शन हम आउटसाइड इंजेक्शन के फॉर्म में या इंसुलिन पंप के फॉर्म में या इनहेलेशन के फॉर्म में इंसुलिन को लेते हैं, सो दिस इंसुलिन इज कॉल्ड एक्सोजीनियस इंसुलिन बिकॉज टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड. Now, insulin is a drug that is used to control glucose in patient with diabetes mellitus. अब इंसुलिन को हम एज अ मेडिसन, एज अ ड्रग यूज़ करते हैं डायबिटीज मेलेटस को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज हमारे बॉडी इंसुलिन
प्रोड्यूस ही नहीं करता है। इट इज़ द ओनली पेरेंटल एंटी डायबिटिक एजेंट अवेलेबल फॉर एक्सोजीनियस रिप्लेसमेंट ऑफ लो लेवल ऑफ इंसुलिन। याद रखिएगा कि इंसुलिन जो है हमारे पास पेरेंटल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। द ओनली पेरेंटल डायबिटिक मेडिकेशन इज कॉल्ड इंसुलिन। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, जो कि हम आउटसाइड से लेते हैं, एज अ एक्सोजीनियस लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो लो लेवल ऑफ इंसुलिन है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, उसको इंक्रीज करे, उसको रिप्लेस करे, ताकि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से हो पाए। अब इंडिकेशन क्या है कि हम कौन कौन सी कंडीशन में इंसुलिन को ले सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंसुलिन एज इंडिकेटेड फॉर द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन। ये जो नीचे जितने भी कंडीशन है, इसमें हम इंसुलिन को ले सकते हैं आउटसाइड से। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़रूरी है कि हम लेंगे इंसुलिन आउटसाइड से, क्योंकि इंसुलिन बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हुई है, अंदर बॉडी में एंडोजीनियस इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है। एंड द सेकंड वन, ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ व्हेन अदर एजेंट्स हैव फेल्ड। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में भी आउटसाइड से हम इंसुलिन लेंगे, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ की काजेज़ में हमने बात की थी कि इसमें थोड़ा बहुत जो है वो सिक्रीशन में डायबिटिक पेशेंट की जो कंडीशन होता है, टू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें भी बीटा सेल से जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और दूसरा, उस कंडीशन में कि जो जितने भी ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स है, अगर वो फेल हो जाए तो आफ्टर दैट हम इंसुलिन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रेस। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रेस अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 डेवलप हुआ है, तो उस लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को आपने जल्दी क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए हम ले सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ जिसका काज अगर स्ट्रेस हो तो। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एंड मार्केट इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसके अलावा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो कि टाइप 2 का एक कॉम्प्लिकेशन है, आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को भी, तो उस कंडीशन में भी हम इंसुलिन ले सकते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन कौन से कंडीशन में हम इंसुलिन को ले सकते हैं। ट्रीटमेंट of type 1 diabetes, treatment of type 2 diabetes when other agents have failed, and short term treatment of type 2 diabetes when the cause is stress, and management of diabetic ketoacidosis and market insulin resistance। अच्छा जी, नाउ टाइप्स ऑफ इंसुलिन। फिर इंसुलिन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देयर आर सेवरल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंसुलिन। द फर्स्ट वन इज रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट एक्टिंग, एंड द फोर्थ वन इज लॉन्ग एक्टिंग। आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। Now the first one is rapid acting insulin. So rapid acting insulin is the drug of choice for acute and chronic diabetic emergencies, एग्जाम्पल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब याद रखिएगा कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को हमें कब देना होता है, किसी भी क्रॉनिक या एक्यूट डायबिटिक इमरजेंसीज के कंडीशन में, कि हमें जल्दी से जो है एक इमरजेंसी कंडीशन हो रहा है, उस कंडीशन में हमें जल्दी से जो ब्लड के शुगर लेवल है उसको हमने डिक्रीज़ करना है, लाइक जिस तरह के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, तो उस कंडीशन में हमें देना होता है किस चीज़ को, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, जब हमारे पास बॉडी के अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं हो रहा है, इंसुलिन प्रॉपर जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी का उतना मिल नहीं पा रहा है, ताकि ग्लूकोज की मेटाबोलाइजेशन कर सके, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सके। तो उस कंडीशन में हमारे जो बॉडी के जो अंदर जो फैट्स होते हैं, तो अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो फैट्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे जैसे फैट्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, जो फैट्स के ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तो उसका जो लास्ट स्टेप ऑफ द फैट्स ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पर कीटोन्स बॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं फैट से, और वो कीटोन्स बॉडी जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। एंड दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कि जब डायबिटीज़ की वजह से फैट्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए बॉडी के अंदर, और उसके जो लास्ट स्टेप होता है उसमें जब कीटोन बॉडी प्रोड्यूस हो जाए, जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, दिस
condition is called diabetic ketoacidosis, and this is also the one of the severe complication of diabetes mellitus. अब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लेस्प्रो एंड एस्पार्ट। याद रखना चाहिए आप लोगों को, लेस्प्रो एंड एस्पार्ट बोथ आर द जेनरिक नेम, जबकि ब्रांड नेम से आते हैं लेस्प्रो हेमोलॉग एंड नो एस्पार्ट नोवोलॉग के नाम से। अपीयरेंस इसका क्या किस तरह का होता है, लिक्विड सोल्यूशन लाइक वाटर की तरह अपीयरेंस होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, 5 to 15 मिनट्स। याद होना चाहिए कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 to 15 मिनट्स। रूट कौन सा होना चाहिए, सबकुटेनियस। और इंडिकेशन क्या है, कब कब हम दे सकते हैं इसको, रैपिडली रिड्यूस ग्लूकोज लेवल, रिड्यूस करना है ग्लूकोज लेवल को बट रैपिडली, उस कंडीशन में। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। अब पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया वो होता है जब हम कोई खाना खा लेता है आफ्टर द मील एंड बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल एकदम से बहुत बढ़ जाता है आफ्टर द मील, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हमने कोई ऐसा चीज़ खा लिया जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया काज हो गया, तो उसको रैपिडली डिक्रीज़ करने के लिए, उस ग्लूकोज के लेवल को शुगर बॉडी के अंदर, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए भी हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को ही देते हैं। देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, रेगुलर इंसुलिन दैट इज होमोलिन आर एंड नोवोलिन आर। ठीक है, इसका अपीयरेंस किस तरह का होता है, क्लियर लिक्विड सोल्यूशन लाइक वाटर होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद होना चाहिए कि रेगुलर इंसुलिन में कौन कौन से आते हैं, होमोलिन आर, नोवोलिन आर, जो कि टाइप से शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के। उसका अपीयरेंस वाटर लाइक होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट्स टू 1 आवर, एंड रूट जो है वो सबकुटेनियस एंड आईवी। यहाँ पर याद रखिएगा कि होमोलिन आर जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है इज़ द ओनली इंसुलिन जिसको हम आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है नीचे कि नॉट होमोलिन आर इज़ द ओनली इंसुलिन दैट कैन बी गिवन आईवी। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। रेगुलर इंसुलिन इज गिवन 20 to 30 मिनट बिफोर मील, एंड जो रेगुलर इंसुलिन होते हैं उसको हमें देना चाहिए पेशेंट को 20 to 30 मिनट बिफोर मील, खाने से 20 से 30 मिनट पहले देना चाहिए हमें पेशेंट को। बट अफसोस कि इस तरह से होता नहीं है। हमारे जो मोहतरम नर्सिस होते हैं हॉस्पिटल में, या हमारे जो टेक्नीशियन स्टाफ होता है, चाहे कोई भी हो हेल्थ केयर, तो वो एक तरफ से खाना पड़ा होगा, दूसरे तरफ से खाना से 2 मिनट पहले उसने इंसुलिन लगा दिए। बट हम लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा मुझे मिला के। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हॉस्पिटल साइड पर काम करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही होगा ना, तो इंशाल्लाह हम जो है 20 से 30 मिनट पहले देंगे इंसुलिन को। ठीक है, पेशेंट को पहले देंगे, उसके बाद खाना देंगे। ये निज़ाम क्योंकि मैंने, आपने और हम जैसे आके बहुत सारे उन्होंने ठीक करना है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही करेंगे, 20 से 30 मिनट पहले देंगे। ये खानी नापुरसान जो है इसको ख़त्म करना होगा। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम से हमने। If mixing with NPH is a intermediate acting insulin, so अगर NPH में फिर हमारे पास होमोलॉग एंड नोवोलॉग आते हैं। ठीक है, तो NPH के साथ यानी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के साथ अगर हमने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स करना है, तो हमें पहले अगर इनहेलेशन के थ्रू दे रहे हैं, इनहेलेशनल डिवाइसेस के थ्रू, या अगर हम इंसुलिन पंप के थ्रू दे रहे हैं, या इंजेक्शन फॉर्म में दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में, तो अगर हमने मिक्स करना है इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग को, तो हमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है उस सिरिंज में पहला लेना चाहिए, एंड देन उसके बाद हमने लेना चाहिए इंटरमीडिएट एक्टिंग को, एंड देन हमें इंजेक्ट करना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में NPH आते हैं हमारे पास, एंड NPH स्टैंड फॉर न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजिडोन। न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजिडोन में फिर NPH कौन कौन से आते हैं, होमोलिन N एंड नोवोलिन N। ठीक है, होमोलिन N एंड नोवोलिन N। ठीक है, एंड होमोलिन N एंड नोवोलिन N का ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है, 1 to 2.5 आवर्स, जबकि पीक पर उसका जो एक्शन होता है, जब
पीक पर पहुंच जाते हैं, तो पीक पे कितने टाइम में पहुंच जाते हैं? 6 to 14 हावर्स। ड्यूरेशन कितने हावर्स का होता है, कितने हावर्स तक ही काम करते हैं? तो 18 to 24 हावर्स। एंड क्लाउडी इंसुलिन NPH एज गिवन BID। याद रखिएगा कि इसका जो कलर होता है वो क्लाउडी होता है। क्लाउडी क्यों होता है? क्योंकि ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा है, इसमें हमने कोई और सब्सटेंसेस मैक्स किए हैं ताकि इसके जो क्रिस्टल का साइज़ है वो बड़ा हो जाए, आसानी से एब्जॉर्ब ना हो जाए, ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ऑनसेट ऑफ एक्शन को हमने किसी और सब्सटेंस की मैक्स करने से इंक्रीज़ कर दिया तो उन सब्सटेंस की वजह से उसका जो कलर होता है वो क्लाउडी बन जाता है, और जबकि रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग का वाटरी होता है। ठीक है, NPH एज गिवन BID, एंड NPH को हम यानी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन दैट इज होमोलिन N एंड नोवलिन N को हम 2 times a day देते हैं। NPH is normally given 30 minutes before first meal of the day, 2/3 dose and 1/3 dose before the evening meal of at bedtime BID dosing। अच्छा जी, अब क्या होता है कि हम NPH को 2 टाइम देते हैं। ठीक है, तो NPH को हमें फर्स्ट डोज जब हम देते हैं, ठीक है, तो वो हमें 30 मिनट पहले देना चाहिए। ठीक है, और जो हम देते हैं किस टाइम में? इवनिंग टाइम में। और जो दूसरा डोज होता है वो हम बेड टाइम से पहले, खाना खाने से पहले बेड टाइम यानी रात को हम देंगे। ठीक है, द सेकंड वन इज द लास्ट एंड फोर्थ वन इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग के इंसुलिन के टाइप्स में हमारे पास आते हैं लेंटिस एंड होमोलिन अल्ट्रालेंटी। होमोलिन अल्ट्रालेंट एंड लेंटस बोथ आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसका जो एक्शन होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एब्जॉर्ब स्लोअर देन अदर इंसुलिन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज क्रिस्टल। अब इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट एक्टिंग से भी लार्ज होते हैं, सो दैट्स वाई वो स्लोली एब्जॉर्ब होगा, विच डिजॉल्व स्लोली एंड प्रोलॉन्ग द एक्शन। सो स्लो डिजॉल्व होगा, मोड ऑफ एक्शन बहुत स्लो होगा, बट एक्शन जो है उसका वो प्रोलॉन्ग होगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है? 3 to 4 आवर, लास्ट फॉर 24 आवर्स और लॉन्गर। बट बॉडी के अंदर अपना फंक्शन कितने टाइम तक परफॉर्म कर रहा होता है? 24 आवर्स से भी ज़्यादा। नोट, इट इज एडमिनिस्टर वंस डेली HS। ठीक है, वंस डेली हम देते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 मरतबा लगाता जाए। ठीक है, विद लेंटस क्लाइंट कंप्लेन ऑफ पेन एट इंजेक्शन साइड। याद रखिएगा, हमें पता होना चाहिए कि एज अ नर्स अगर हम लेंटस को क्लाइंट को दे रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, तो जो इंजेक्शन का साइड होता है वहाँ पर पेन की कंप्लेन करेगा पेशेंट, जो कि नॉर्मली लेंटस के साथ होता है। इट डज नॉट कंट्रोल पोस्टप्रेंडियल लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। और पोस्टप्रेंडियल लेवल ऑफ अगर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है तो उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड ख़ासतौर पर लेंटस। अच्छा जी, अब यहाँ पर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से जिस तरह से हमने एक्सप्लेन की उसी तरह से दिए हुए हैं। हम जस्ट इसको क्या करते हैं, जस्ट इसकी हम रीडिंग करते हैं, अगर कोई नया चीज़ होगा तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में। दिस टाइप ऑफ इंसुलिन बिगन्स वर्किंग अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स आफ्टर इंजेक्टिंग। इट्स इफेक्ट कैन लास्ट बिटवीन 3 and 4 आवर्स एट आफ्टर यूज बिफोर अ मील। वही बात है जो हमने पहले की है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, यू इंजेक्ट दिस इंसुलिन 30 मिनट्स बिफोर अ मील। It started working 30 to 60 minutes after you inject and it last 5 to 8 hours। ठीक है, 5 to 8 आवर्स तक बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, दिस टाइप ऑफ इंसुलिन स्टार्ट वर्किंग इन 1 to 2 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन एंड इट्स इफेक्ट में लास्ट 14 to 16 आवर्स। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, दिस इंसुलिन मे नॉट स्टार्ट वर्किंग अंटिल अबाउट 2 आवर्स आफ्टर यू इंजेक्ट एट इफेक्ट कैन लास्ट अप टू 24 आवर्स और लॉन्गर। वही बातें हैं जो हमने पहले कही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस चार्ट में जो है हमें या इस साइड पर टाइप ऑफ इंसुलिन दिए हुए हैं, यहाँ पर इसके ब्रांड नेम दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो है क्या दिए हुए हैं, व्हेन टू टेक, किस टाइम हम इसको ले सकते हैं, और यहाँ पर लिए हुए हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन के कितने टाइम में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा भी, और वही बातें हैं जो हमने पहले कही है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, टाइप्स ऑफ इंसुलिन, एग्जाम्पल उसके, ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड
कमेंट्स कि अब इसको हम टेक इमीडिएटली बिफोर ईटिंग, टेक 30 मिनट्स प्रियर टू ईटिंग, गिवन 1 to 2x पर डे, ठीक है, कैन नॉट बी मिक्स्ड विद अदर इंसुलिन एंड मस्ट टेक विद फूड। वही बातें हैं जो हमने पहले कही है, ठीक है। अच्छा, तो इंसुलिन का साइड इफ़ेक्ट नाउ के इंसुलिन के साथ साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। सो इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट में से द फर्स्ट वन इज़ हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस, कि अगर हमने इंसुलिन ज़्यादा ले लिया सो इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में हम चले जा सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन यानी अगर हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन, हम बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक भी हो सकते हैं, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। सो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन इंसुलिन के साथ एज अ साइड इफेक्ट भी है इन केस अगर हमने इंसुलिन ज़्यादा ले लिया तो। द सेकंड वन इज कन्फ्यूजन, एगिटेशन, ट्रेमर्स, हेडेक, वीकनेस, लेथार्जी, फैटीग, redness, irritation and swelling at injection site, and the last one is लिपोडेस्ट्रोपी। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इंसुलिन के साइड्स इफेक्ट है। एंड व्हाट इज लिपोडेस्ट्रोपी। लिपोडेस्ट्रोपी के जब हमारे बॉडी के अंदर जनरली क्या होते हैं कि फैट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के लोकेशन पे, डिफरेंट टाइप्स आर्गन पे, जब उन फैट्स की क्या हो जाती है, उसी जगह से वो फैट्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो फैट्स जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और किसी दूसरी जगहों में एकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड लिपोडेस्ट्रोपी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन के द साइड इफेक्ट लिपोडेस्ट्रोपी इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नाउ इंसुलिन रिएक्शन भी इंसुलिन के साइड इफेक्ट में से ही है। हाइपोग्लाइसीमिया हैपन व्हेन यू टेक इंसुलिन, दिस इज कॉल्ड एन इंसुलिन रिएक्शन। अब जब हम इंसुलिन ज़्यादा ले लेते हैं एंड हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चले जाते हैं, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिन रिएक्शन। सिम्टम ऑफ इंसुलिन रिएक्शन इंक्लूड टायर्डनेस, स्वेटिंग, confusion, loss of consciousness, seizure and muscle twitching। नाउ इंसुलिन इंजेक्शन साइट कि हम कौन कौन से जगहों से, कौन कौन से एरियाज पे इंसुलिन को इंजेक्ट कर सकते हैं। सो याद रखिएगा कि इंसुलिन हम सबकुटेनियसली देते हैं, बट ओनली वन टाइप ऑफ इंसुलिन था जो कि रेगुलर इंसुलिन है, होमोलिन आर। उसके अलावा बाकी जितने भी इंसुलिन है वो हम सबकुटेनियसली देते हैं, जबकि होमोलिन आर को हम आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं। सो इंजेक्शेबल साइट कौन कौन से हैं। द मेन एरिया ऑफ इंजेक्शन आर एब्डोमेन, आर्म एंड थाई। एब्डोमेन में देते हैं, आर्म में दे सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड थाई में इंजेक्ट कर सकते हैं। बट जो मोस्टली जो प्रैक्टिस में होते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल में, जो प्रैक्टिस में होते हैं, वो एब्डोमेन होता है। और एब्डोमेन क्यों होता है नीचे हम एक्सप्लेन करेंगे। इंसुलिन इंजेक्टेड इन एब्डोमेन में एब्जॉर्ब मोर रैपिडली। याद रखिएगा कि एब्डोमेन में जब हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिडली होती है, ठीक है। सिस्टेमिक रोटेशन विद वन एरिया इज रिकमेंडेड, ठीक है। अब इंसुलिन अगर हम एक जगह पर नहीं देंगे, उसको रोटेशन होना चाहिए। जैसा कि हम अगर हॉस्पिटल में हम अम्बिलिकल कार्ड के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं कि अगर हमने एक टाइम पे अम्बिलिकल कार्ड के बिलो लगाया तो नेक्स्ट टाइम हम लेफ्ट लेटरल लगाते हैं, देन अगेन हम राइट लेटरल लगाते हैं, एंड देन अगेन हम अबाव अम्बिलिकल कार्ड लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। तो रोटेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट डू नॉट यूज सेम साइट मोर देन वंस इन अ 2 to 3 weeks पीरियड टू प्रिवेंट लिपोडेस्ट्रोपी। अब लिपोडेस्ट्रोपी आप लोग जान चुके हैं कि लिपोडेस्ट्रोपी क्या होता है। सो पेशेंट को एज अ नर्स हमें ये टीचिंग देना चाहिए कि 2 से 3 हफ्तों के दरमियान एक जगह पर दोबारा इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करना है। और जब एक जगह पर अगर मुसलसल इंजेक्ट करते रहेंगे तो लिपोडिस्ट्रोफी काज हो सकती है। तो लिपोडिस्ट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को क्या एजुकेशन देंगे कि आपने जो है इंजेक्शन का जो साइड है वो चेंज करना है, ठीक है। हीट, मसाज एंड एक्सरसाइज में इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड कैन काज हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखिएगा कि
इंजेक्ट करने के बाद इंसुलिन की उस जगह पर हीट अप्लाई नहीं करना है, मसाज थेरेपी नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं देना है पेशेंट को, क्योंकि ऐसा करने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है इंसुलिन का एंड पेशेंट जो है वो सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चला जा सकता है। व्हेन मिक्सिंग इंसुलिन ड्राउ अप रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट। ठीक है, जैसा हमने पहले बात कही थी कि अगर हम इंसुलिन को मिक्स कर रहे हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग के साथ, या हम रैपिड एक्टिंग को इंटरमीडिएट एक्टिंग के साथ, या हम शॉर्ट एक्टिंग को लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, तो हमें जो है रेगुलर इंसुलिन पहले लेना चाहिए उस सिरिंज में, एंड देन उसके बाद हमने क्या लेना चाहिए, इंटरमीडिएट एक्टिंग लेना चाहिए, और देन हमें इंजेक्ट करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी था, जिसमें हमने इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट एंड व्हाट इज़ डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम जो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट है जो कि सल्फोनल यूरियस के 2 जनरेशन, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एंड नॉन सल्फोनल यूरियस को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक अगर इस लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को जिस किस्म का भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 जो है ये भी कंप्लीट करेंगे। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।